जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS ग्रुप में। दोस्तों, मैं EPFO के लिए आज से कुछ क्वेश्चन कराने जा रही हूँ जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन टॉपिक से रिलेटेड है। और ये इंडस्ट्रियल रिलेशन EPFO में पूछा जाता है, उसमें ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक संबंध को परिभाषित किया है? तो क्या है, PH कैसलमैन ने भी अपनी परिभाषा दी है और डेल ओडर ने भी अपनी परिभाषा दी है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी अपनी परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें इन्होंने ये परिभाषाएं दी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D। उपरोक्त सभी जो है सही हो जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक संबंध से उत्पादन में सामाजिक संबंधों का बोध होता है, किसके द्वारा ये परिभाषित की गई है? तो ये किया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज़ यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान द्वारा। ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सहयोग एवं संघर्ष दो पहलू हैं, किसके? औद्योगिक संबंध के, सामूहिक सौदेबाजी के, श्रमिकों के प्रबंधन की सहभागिता के, श्रम संघ के। तो औद्योगिक संबंध के, ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक संबंध किसके बीच का संबंध होता है? नियोजक नियोक्ता श्रम संघ या नियोजक नियोक्ता श्रम संघ और केंद्र सरकार, इन सबके बीच का औद्योगिक संबंध होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक संबंध का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है, ये बताना है। तो क्या उत्पादन में वृद्धि, विवाद में वृद्धि, नैतिकता में वृद्धि और अपशिष्ट में कमी? नहीं, विवाद में वृद्धि ये क्या है, इसका औद्योगिक संबंध का कारक नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से श्रम कल्याण के प्रकार हैं, अंतः श्रम कल्याण और बाह्य श्रम कल्याण। तो दोनों ही श्रम कल्याण के प्रकार हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रस्टीशिप सिद्धांत संबंधित है किससे है? श्रम कल्याण से, श्रम कानून से, औद्योगिक संबंध से, सामूहिक सौदेबाजी से। तो ये है श्रम कल्याण से। ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 लागू होने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम औद्योगिक विवाद का निपटारा करता था? जब ये 47 लागू नहीं हुआ था तो इस करता था व्यापार विवाद अधिनियम यानी ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये 9 क्वेश्चन जो है ये ठीक नहीं दिया गया तो इसको हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक शांति को प्राप्त किया जा सकता है तो कैसे? समझौता और मध्यस्थता से, न्यायिक निर्णय तथा मध्यस्थता से, कार्य समिति तथा औद्योगिक अधिकरण से, या सौदेबाजी तथा अधिनिर्णय से। डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। सौदेबाजी तथा अधिनिर्णय से औद्योगिक शांति को प्राप्त किया जा सकता है, सौदेबाजी से और अधिनिर्णय से। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम के उद्देश्य को चुने। तो क्या है? अवैधानिक हड़ताल से बचाना, नियोजक और नियोक्ता के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना, कार्यबंदी की स्थिति में श्रमिकों की सहायता करना। तो ये तीनों ही क्या है, औद्योगिक विवाद अधिनियम के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान की कार्य समिति बनाने की शक्तियाँ किसमें निहित है जहाँ 100 या उससे अधिक कामगार हैं? तो क्या? समुचित सरकार, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। फोर्थ है सुलह बोर्ड और कॉन्सिलिएशन बोर्ड। इसका आंसर हो जाएगा समुचित सरकार यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विवाद सुलझाने की मशीनरी है? सुलह अधिकारी, सुलह बोर्ड, सामूहिक सौदेबाजी या श्रम न्यायालय? सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा, सामूहिक सौदेबाजी। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकोपयोगी सेवाएं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की किस अनुसूची में शामिल है? तो ये बताना है कि किस अनुसूची में शामिल है।
पहली अनुसूची में शामिल है, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन उद्योग को परिभाषित नहीं करता है। इसका अर्थ है किसी भी व्यवसाय, व्यापार, उपक्रम, निर्माण या नियोक्ताओं का आह्वान। सेकंड है इसके अंतर्गत कोई भी आह्वान, सेवा, रोजगार, हस्तकला तथा औद्योगिक व्यवसाय या काम करने वाले कामगार आते हैं। थर्ड है 1978 के एक मुख्य मामले में इस परिभाषा को 1982 में संशोधित किया गया। फोर्थ है अधिसूचना के उपरांत संशोधित परिभाषा लागू की गई। इसका सही आंसर भी यही होगा, अधिसूचना के उपरांत संशोधित परिभाषा लागू की गई, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले आओ अंत में जाओ और अंत में आओ पहले जाओ। फर्स्ट कम लास्ट गो एंड लास्ट कम फर्स्ट गो एक सिद्धांत है किसका? कार्यबंदी का, बंदी का, छटनी का या पदच्युत का? ये है छटनी का, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 17 नंबर का भी क्वेश्चन ठीक से नहीं दिया गया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, गलत करने से अच्छा हम उसको ना करें। 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार अनुसूची का मिलान करें। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची और पांचवी अनुसूची, इनको मिलान करना है, कौन सा किसके हिसाब से सही है। तो क्या है, ए का 3 यानी ए अनुसूची का होगा, यानी पहली अनुसूची का होगा उद्योग जो लोकोपयोगी सेवाएं प्रदान करते हैं, और दूसरी अनुसूची का होगा श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक अधिकरण, और चौथी अनुसूची का होगा सेवा की शर्तों में परिवर्तन जिसके लिए नोटिस दिया गया हो, और पांचवी अनुसूची होगा अनुचित श्रम व्यवहार। तो यानी पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। इसका आंसर सी आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवैधानिक औद्योगिक कार्रवाई है? तो परस्पर बीमा, सामूहिक सौदेबाजी, तालाबंदी और घेराव। तो क्या है, घेराव इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परिवेदना निवारण मशीनरी संबंधित है, किससे संबंधित है ये? औद्योगिक विवाद अधिनियम से और कारखाना अधिनियम से, और ए बी दोनों से या उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। इसका आंसर होगा औद्योगिक विवाद अधिनियम से, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी कर्मकार के व्यक्तिगत विवाद को औद्योगिक विवाद माना जाता है यदि विवाद में अंतर निम्नलिखित के साथ जुड़ा हुआ है या उत्पन्न होता है, जहाँ कोई भी कर्मकार ना हो, ना ही कोई श्रम संघ पक्षधर है। तो इसके लिए क्या आंसर सही होगा? कर्मकार की परिवेदना, कर्मकार की मुक्ति, कर्मकार की पदच्युति, कर्मकार की मुक्ति, पदच्युति होना, छटनी या सेवा से निष्कासित। तो इसमें बताना है कौन सा आंसर जो है वो ठीक होगा। तो ये डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा, कर्मकार की मुक्ति, पदच्युत होना, छटनी या सेवा से निष्कासित। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति जो लोकोपयोगी सेवाओं में कार्यरत है कितने दिन पहले बिना नोटिस दिए हड़ताल पर जाए तो अनुबंध का उल्लंघन करता है? तो कितने दिन पहले जाए तो अनुबंध का उल्लंघन करता है? 14 दिन पहले, 6 सप्ताह पहले, 7 दिन पहले, और उपरोक्त में से कोई नहीं, 6 सप्ताह पहले। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। कोई भी कर्मकार अनुबंध जोड़कर हड़ताल पर नहीं जाएगा और ना ही कोई नियोजक तालाबंदी की घोषणा करेगा जब तक समझौता की कार्रवाई पूरी नहीं हो, कार्रवाई लंबित हो, हड़ताल से 14 दिन पहले सूचित न किया गया हो, नोटिस के 42वें दिन बाद हड़ताल प्रारंभ करना अनिवार्य हो, और यह फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी समझौता की कार्रवाई पूरी नहीं हुई हो, कार्रवाई लंबित हो, हड़ताल से 14 दिन पहले सूचित न किया गया हो, नोटिस के 42वें दिन का हड़ताल प्रारंभ करना अनिवार्य हो। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कर्मकार अनुबंध जोड़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आदर्श परिवेदना कार्यविधि संबंधित है। मॉडल ग्रीवियंस प्रोसीजर किसे संबंधित है ये? तो ये औद्योगिक विवाद अधिनियम से, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम से, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम से, अनुशासन संहिता। तो ये क्या है,
अनुशासन संहिता से, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसी स्थिति जहां काम की अनुपलब्धता के कारण प्रबंधन रोजगार प्रदान करने में असमर्थ हो, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, एक तालाबंदी कहा जाता है, कार्यबंदी कहा जाता है, निष्कासित करना कहा जाता है, बंदी करना कहा जाता है। तो इसे कार्यबंदी कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निपटान विधियों में कौन से विवादों के लिए यहाँ प्रासंगिक नहीं है? सामूहिक सौदेबाजी, अनिवार्य अधिनिर्णय, स्वैच्छिक विवेचना या पंच निर्णय या सिविल कोर्ट से संदर्भित। तो इसका आंसर हो जाएगा सिविल कोर्ट से संदर्भित, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत में संघ प्रतिद्वंद्विता को दर्शाती है? विभिन्न संगठनों में विभिन्न संघ, एक ही संगठन में अधिक संघों का या राजनीतिक दलों से संबंध और एक ही प्रकार के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ही संगठन में अधिक यूनियंस जो विभिन्न प्रकार के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक ही संगठन में अधिक यूनियन जो विभिन्न प्रकार के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रमिकों की संख्या में कमी करना क्या कहलाता है? निष्कासन, छटनी, कार्यबंदी या बंदी? तो ये क्या कहलाता है? छटनी कहलाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस वर्ष अस्तित्व में आया? जुलाई 1948 में, अगस्त 1959 में, सितंबर 1957 में, इनमें से कोई नहीं। ये आया जुलाई 1948 में, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विवाचन द्वारा दिया गया निर्णय कहलाता है? डिग्री कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है, अधिनिर्णय कहलाता है, रिवार्ड कहलाता है? तो इसका है सी, यानी अधिनिर्णय कहलाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नए विवाचन की नियुक्ति की जा सकती है। नियुक्त विवाचन कार्य की उपेक्षा करें, पहले से नियुक्त विवाचक कार्यवाही स्वीकार ना करें, एक बार नियुक्त विवेचक को हटाया नहीं जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, नियुक्त विवाचक कार्य की उपेक्षा करें। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए उपयोग नहीं होती? छटनी, निष्कासन, मंदी या शीघ्र सेवानिवृत्ति, प्रलोभन? बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा, निष्कासन। इसका आंसर हो जाएगा निष्कासन। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस औद्योगिक नीति संकल्प के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली? औद्योगिक नीति 1948, औद्योगिक नीति 1956, औद्योगिक नीति 1977, औद्योगिक नीति 1980? इसका आंसर होगा औद्योगिक नीति 1956। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के विदेशी व्यापार को कौन नियंत्रित करता है? विदेशी व्यापार नियंत्रक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात, इसे कैग भी बोलते हैं, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात, यानी इसी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग औद्योगिक संबंध का नहीं है? कर्मकार की आर्थिक स्थिति को बढ़ाना, कर्मकार का पड़ोसी के साथ विवादों का या संघर्ष को कम करके नियमित उत्पादन करना, कर्मकार को प्रबंधन में निर्णय लेने का अवसर प्रदान करना? इसका आंसर हो जाएगा कर्मकार का पड़ोसी के साथ विवादों का, यानी निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य औद्योगिक संबंध नहीं है? तो कर्मकार का पड़ोसी के साथ विवादों का, इससे कोई उद्योग से संबंध नहीं है। तो इसका भी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अपना बहुमूल्य सुझाव देके बस बताएं। इसमें मैंने आपको 35 तक करा दिए हैं, 36 से नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और ये इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है हिंदी में। अगर आप EPFO का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें ये कोड किया गया, सिलेबस में कोड किया गया है सब्जेक्ट, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।